जय हिंद प्यारे बच्चों। आज क्लास 11th के केमिस्ट्री का एनुअल का पेपर लेके आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़े हैं तो सब अच्छे से इसको समझ पाएंगे और आंसर दे पाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है चूज करेक्ट आंसर, सही उत्तर चुनिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ए जो है उसमें है विच इज ऑक्सीजन रिलीजिंग रिएजेंट, कौन सा ऑक्सीजन देने वाला अपक्रमक है। इसमें पहला ऑप्शन है H2O2, सेकेंड ऑप्शन है H2S, थर्ड है NH3 और फोर्थ ऑप्शन है SO2। तो आपको पता है कि जो H2O2 होता है ये खुद से H2O में कन्वर्ट हो जाता है और O2 दे देता है, यानी कि हाफ O2 दे देता है। इस तरह से हमारा कौन सा आंसर सही है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। H2O2 रिलीज करता है ऑक्सीजन। और हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में दिया है इलेक्ट्रोफाइल इज, इलेक्ट्रॉन से नहीं है। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब समझ लेते हैं। इसको लिखते हैं इलेक्ट्रो, है ना, फाइल। दो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लवर। तो इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला जाहिर सी बात है इसका अपोजिट होगा। इसका अपोजिट यानी इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज माइनस, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा प्लस। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास PbS पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है CH3 प्लस, CH3 प्लस, इस पर प्लस चार्ज है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब दिया है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन H2SO4। क्वेश्चन दिया है S का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है और देखिए कैसे निकालेंगे। इसको मान लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इक्वल टू X। तो हम जानते हैं +1 होता है किसका, H2 का, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस इसका X मान लेते हैं और इसका -2 होता है ऑक्सीजन का, मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू, चूँकि इस पर कोई चार्ज नहीं तो क्या हो जाएगा 0। इस तरह से हम लोग देखेंगे +2 प्लस X -2 मल्टीप्लाई 4 दैट इज -8 इक्वल टू 0। इन दिस वे X इक्वल टू +8 -2 दैट इज 6। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। हालांकि इसमें ऑप्शन दिया फर्स्ट नन ऑफ दिस, सेकेंड दिया 2 एंड थर्ड दिया 6 एंड फोर्थ दिया 8। तो इस तरह से हमको क्या मिला, थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही दिख रहा है। और डी वाला क्वेश्चन है विच हैव नॉट द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए हम लोग देखते हैं कि C6H12 जिसमें कम से कम 2 या 3 अगर कार्बन रहता है और सामान्य कोई जो है हाइड्रोकार्बन है तो उसका कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि हम जब भी जोड़ेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन को तोड़ करके ही हम जो है कंपाउंड बनाएंगे। तो उसमें CH3 इसका नहीं हो सकता और यहाँ देखेंगे CH3 और यहाँ CH2 और यहाँ करेंगे CH3, तो इसका नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमारा जो है इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। दिया हुआ है C5H12 दिया है तो ये तो हो जाएगा, C5H12 तो ये तो हो जाएगा, है ना। जबकि अगला दिया है हमारा C2H6 ये दिया है, तो हालांकि ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। तो ये जो है सही आंसर होगा। और ई वाला क्वेश्चन दिया है विच वन इज़ मोनोएटॉमिक, कौन सा एक अणुक है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है F दिया है फ्लोरीन डाइएटॉमिक होता है, तो ये जो है इसका सही आंसर नहीं है। और क्लोरीन भी डाइएटॉमिक होता है, ये भी डाइएटॉमिक, तो इस तरह से दोनों ऑप्शन सही नहीं है। और Br2 दिया है, Br दिया है तो Br नहीं, ये भी डाइएटॉमिक होता है, ये भी सही आंसर नहीं है। और यहाँ पर आर्गन दिया है, आर्गन क्या है, नोबेल गैस है। नोबेल गैस जो है डाइएटॉमिक नहीं होते हैं, यानी कि ये सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर रिएक्शन
है ना। यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है और ये रिएक्शन जो है इसी के बारे में क्वेश्चन है। तो रिएक्शन दिया हुआ है Br प्लस इलेक्ट्रॉन Br माइनस, इसमें पूछ रहा है कि डेल्टा H जो है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो आप सोचिए क्या होगा। तो इसका सही आंसर आप लोग भी जो है दीजिए। तो इस तरह से पहले देखिए, इसका तो पहले सही आंसर हो जाएगा माइनस, डेल्टा एच जो है माइनस होगा तभी जो है रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन ही नहीं होगा। तो इस तरह से यानी कि नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो किससे हो रहा है, ये जो है डेल्टा एच जो है नेगेटिव होने के कारण रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको जो है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की परिभाषा दीजिए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि तत्वों का वह क्रम जिसमें जो है तत्वों के रिड्यूसिंग कैपेसिटी के बढ़ते क्रम में लिखते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इस तरह से हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिफाइन कर ली। और हम लोग लिखे हैं कि सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग देखेंगे कि जब हाइड्रोकार्बन जो है सिंगली बॉन्डेड होता है और उसमें कोई नेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होता है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो जो है अपने बगल के कार्बन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, जो कि देखा जाए तो बीच में होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि इसके बॉन्ड को बनाता है, सिंगल बॉन्ड दोनों के सहायता से बनेगा, तो बीच में होना चाहिए। लेकिन ये क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने का अपनी तरफ खींच लेता है इसको, तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में नहीं ले पाता है। तो इसलिए जो है ये पार्शली नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पार्शली नेगेटिव हो जाएगा और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, खींच जाता है। और इस इफेक्ट को कहते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, पीरियडिक प्रभाव। सी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी दिया है, पूछ रहा है राइट द हकेल रूल। हकेल रूल क्या होता है? हकेल रूल कहता है कि किसी भी एरोमेटिसिटी के 3 रूल होते हैं, प्लेनरिटी होती है, हकेल रूल भी उसमें होता है। तो हम लोग देखते हैं प्लेनरिटी के बाद हकेल रूल जो होता है उसमें कहता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए किसी रिंग में, जबकि n क्या है, नंबर ऑफ रिंग है। तो हम लोग देखेंगे अगर कोई रिंग है, सपोज करिए, और ये जो है हमारा जो है बेंजीन है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 2 और ये 2, कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अभी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अगर इस रूल को फॉलोअप नहीं करेगा तो वो एरोमेटिक कंपाउंड ही नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग को क्या दिख रहा है कि अगर कोई ज़रूरी नहीं कि इसी तरह से हो, ये ऐसा भी हो सकता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पर हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये इसको रोटेट करने में हेल्प करेगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा और इस तरह से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से रोटेट करने में हेल्पफुल होता है, पाई इलेक्ट्रॉन के रोटेट करने में हेल्पफुल होता है। तो इसलिए ये जो है इसको एरोमेटिसिटी का प्रॉपर्टी शो करा देता है, मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। अगर ये रोटेट नहीं करा पाएगा तो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। तो ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें भी देखा जाए तो 2, ये क्या हो गया, 2 4 इलेक्ट्रॉन और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, इसलिए क्या होगा, एरोमेटिक होगा। हकेल रूल के अनुसार ये एरोमेटिक होगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। जनरली जब केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रॉपर्टी की बात करी जाती है, तो वो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करी जाती है। तो हम लोग यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कि 2 एल्काइन की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है।
तो केमिकल प्रॉपर्टी पहली तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन है कि C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर H2 का रिएक्शन करा लेंगे निकल कोबाल्ट कुछ भी लेकर के, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा CH3CH3 बन जाएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम इस पर सेकेंड H है और इस पर हम देखते हैं, अगर इसी को हम पास आउट कर देते हैं लोहे की रेड हीट ट्यूब से, तो ये बन जाएगा बेंजीन। तो ये इसके दो प्रॉपर्टी हो गए। इसके बाद पूछा है व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट में सीधी सी बात है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, रिएक्शन बन रहा है CO2 है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है CO2। अगर यह ख़त्म हो गया तो ये क्या होगा, ये बचा हुआ रह जाएगा। तो इसको जो ख़त्म हो गया इसी को हम लोग कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि किसी भी रिएक्शन में जब कंपाउंड बनते हैं तो दो में से कोई एक भी हमारा जो है रिएजेंट ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व एनी 4 क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन दिया एंट्रोपी। पहला दिया डिफाइन बॉन्ड एंट्रोपी। बॉन्ड एंट्रोपी क्या होती है, सपोज करिए कि CH3 है, इस पर Cl जुड़ा है और हम लोग क्या कर रहे हैं कि CH3+ और Cl- में तोड़ रहे हैं। तो इसको तोड़ने में जितनी एनर्जी खर्च होगी उसे हम लोग कहेंगे बॉन्ड एंट्रोपी। डेल्टा S से डिनोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन पाउली रूल। पाउली रूल क्या होता है, पाउली रूल कहता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं सेम नहीं हो सकती। देखा जाए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n सेम हो जाएगी अगर एक रहे, और इसके बाद L 0 हो जाएगी, M जो है क्या आ जाएगी -1। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। लेकिन S दो क्वांटम संख्या है तो एक के लिए +1/2 दूसरे के लिए -1/2 होगी, अलग होगी। ये दोनों सेम वाले सेम हो जाए, लेकिन ये क्या होगी, डिफरेंट होगी पक्का। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज़ फ्री रेडिकल रिएक्शन। पहले तो रेडिकल रिएक्शन देखिए कि रेडिकल क्या होता है। हम लोग देखेंगे कि अगर Na और Cl इस टूटता है तो क्या Na+ और Cl- बनता है, या हम एक तरह से देख सकते हैं कि CH3H है, टूटेगा तो क्या बनेगा, CH3+ और H- बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना कार्बोकेटायन। अगर यहीं जो है CH3 और यहाँ पर कोई जो है Y ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है वापस, तो यहाँ पर CH3- बन जाएगा और +Y+ बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन एनायन बन जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे भी रिएक्टेंट हमको मिलते हैं जिस पर इस तरह से ये जो है हेटेरोलिटिक क्लीवेज है नहीं होता है, बल्कि होमोलिटिक क्लीवेज होता है। जैसे यहाँ पर CH3 और H है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है और बनता है CH3+। की जगह पर क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, न तो प्लस रहेगा न तो माइनस रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडिकल, और इस तरह से रिएक्शन जो होगा उसको फ्री रेडिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो हम लोग एक रिएक्शन देख लेते हैं। फ्री रेडिकल रिएक्शन उसे कहते हैं जब हम, अच्छा, इसको पूरा करने के लिए हमेशा हमको एक जो है
इनिशिएटर की ज़रूरत पड़ती है। इनिशिएटर मतलब शुरू करने वाला। शुरू करने के लिए हम लोग या तो हीट की सहारा लेते हैं या तो फिर जो है रेडिकल की सहारा लेते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए इसके लिए। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है जनरली CH4 है, Cl2 से रिएक्शन कराएंगे HNU या फिर हीट कर देंगे तो ये जो है बना लेगा CH3Cl। और इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला ऐसा होता है, शुरुआत करते हैं हम लोग तो इनिशिएशन, सेकेंड होता है प्रोपगेशन, थर्ड होता है टर्मिनेशन। इस तरह से 3 स्टेप में ये ख़त्म हो जाता है। तो 2 ही नंबर का है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, रिएक्शन लिख लेना, बता देना कितने स्टेप होते हैं। राइट द हेस लॉ। तो हेस लॉ क्या होता है? हेस लॉ में देखेंगे तो हेस लॉ कहता है कि कोई एक रिएक्शन एक स्टेप में होता है या एक से अधिक स्टेप में होता है तो दोनों चेंज का एंथैल्पी सेम होता है। जैसे कि हम कहें कि C यानी कि कार्बन रिएक्शन की ऑक्सीजन से बना लिया CO2 तो इसमें डेल्टा H इसकी एंथैल्पी आई। अगर यहीं जो है कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके पहले बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर डेल्टा H1 और यहाँ पर डेल्टा H2 का एंथैल्पी मिलती है। तो डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। मतलब यहाँ से ये जो चेंज हो रहा है यहाँ तक और ये दो पूरा जो चेंज हो रहा है ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये कहता है हेस लॉ। तो अगला देखते हैं डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी कि हम लोग पहले देखते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो है बाहर से अगर हम लेके आते हैं तो जितना एनर्जी हमको खर्च करनी पड़ती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। कंप्लीट 4 रिएक्शंस। यहाँ पर रिएक्शंस दिए गए हैं जो कि इनकम्प्लीट है। केवल फार्मूला लिख करके रिएक्शन दिए गए हैं जो कि इनकम्प्लीट है और इसमें कहा जा रहा है कि इसको किन्हीं 4 को कंप्लीट करना है। किसी 4 को कंप्लीट करना है तो फिर बच्चों आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट ए ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन दिया है, लिखा है 2C2H5Cl प्लस 2Na। इसको हम फिर से लिख देते हैं C2H5Cl प्लस 2Na प्लस यहाँ लिख देते हैं Cl C2H5। अब देखा जाए तो ये कौन सा है? ऊर्ज रिएक्शन है। हालांकि ये ड्राई ईथर में होता है, ये ऊर्ज रिएक्शन है। यहाँ से ये जो है आपस में जोड़ के निकल जाएगा और बन जाएगा C2H5 और प्लस 2NaCl। इस तरह से ये बन जाएगा। दिया CO प्लस H2, ये जो है रिएक्शन करता है तो बनता है CH3OH। और अगला दिया है क्वेश्चन C5H10 प्लस H2। देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, 5 कार्बन है और H10 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखेंगे तो CH3CH 2CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से है। क्योंकि इसमें देखा जाए तो एल्केन नहीं है, ये CnH2n+2 इसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम देखेंगे तो एक कम है, यानी कि एक डबल बॉन्ड है। तो ये जो है
H2 के साथ एडिशन रिएक्शन किसी भी पैलेडियम निकल कोबाल्ट के प्रेजेंस में दे देगा और ये एडिशन रिएक्शन हो जाएगा CH3CH2CH2CH2CH3 बन जाएगा। यानी कि इस तरह से लिखना अगर चाहें यहाँ पर तो C5H12 लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा एडिशन रिएक्शन। अगला दिया है C5H10 प्लस H2O को देखा जाए रिएक्शन कराने के लिए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है ही, तो हम ऊपर वाले से इससे थोड़ा सा कर लेते हैं, यानी कि CH3CH2CH2CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर H2O को H और OH यहाँ पर H और OH यानी कि कौन सा इस तरह से जुड़ेगा और दे देगा CH3CH2CH2CHOH CH3। ये मार्कोनिकॉफ रूल से हो जाएगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल में ये जो है नेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव एलिमेंट वहाँ जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा हो, तो यहाँ जाकर के H जुड़ जाएगा और यहाँ जाकर के OH जुड़ जाएगा। इस तरह से हमारा सेकेंडरी एल्कोहल मिल जाएगा। अगला दिया है बेंजीन के लिए। बेंजीन है, उसमें Cl2 रिएक्शन कराने हैं कि C6H6 प्लस Cl2 दिया है। ये तो सभी को पता है कि क्या बनेगा, हर जगह रहता है H और ये जो Cl2 है, यानी कि यहाँ पर 2 Cl है तो एक Cl इसके साथ बना लेगा इस तरह से HCl और ये बना लेगा क्लोरोबेंजीन। ये Cl ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके बाद है CH4 प्लस O2, CH4 प्लस O2। ये दो प्रोडक्ट बनाते हैं अगर देखा जाए तो। एक तो बनाएगा ये अधिक मात्रा में होगा, वैनेडियम पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में बनाएगा CH3OH सॉरी कॉपर के प्रेजेंस में बनाएगा CH3OH और वैनेडियम पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में बनाएगा HCHO, यानी कि ये एल्डिहाइड है, ये एल्कोहल है। ऑक्सीडेशन से दो चीज़ें बनती हैं। तो इस तरह से ये हो गया कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है व्हाट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, यानी समवायता क्या होती है। तो आपको पता है समवायता जब दो कंपाउंड के फार्मूले सेम होते हैं पर उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं डिफरेंट होते हैं, कंपाउंड के जो है प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, समवयवी कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसके प्रकार। इसके जनरली दो प्रकार होते हैं। एक जो है आइसोमेरिज्म, मेन रूप से दो प्रकार होंगे, स्ट्रक्चरल और जो है यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल के कई पार्ट हो जाएंगे, पोजीशन, फंक्शनल, मेसोमेरिक और इस तरह से बहुत सारा, इसमें कई सारे पार्ट होंगे, यानी कि कॉन्फ़िगरेशनल, कन्फॉर्मेशनल। इसमें मेनली हम लोग को ऑप्टिकल और जो है मेसोमेरिक ऑप्टिकल्स और दूसरा बहुत सारा हम लोग को पढ़ने को मिलता है। मेन ऑप्टिकल्स हमको देखने को मिलता है, इनेंशियोमर्स और ऑप्टिकल्स हम लोग को खास तौर से पढ़ने को मिलता है। बहुत सारा और भी ऑप्शन इसके बहुत सारे हैं, लेकिन चूँकि हम लोग को बहुत सारी चीज़ें बतानी नहीं है, कुछ टाइप्स बता देने हैं। इसके बाद कह रहा है कि दो को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो पोजीशन और फंक्शन देख लीजिए। स्ट्रक्चरल में पोजीशन में हम देखेंगे कि CH3 और CH यहाँ पर OH कर लिया और यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया।
अगर इसी को हम दूसरा लिखना चाहें तो CH3 CHOH और यहाँ पर CH3 कर दें तो ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया, यानी कि ये दोनों अलग अलग हैं। और इसके अगर फार्मूले लिखने चाहें तो C3H7OH लिख सकते हैं। दोनों के सेम सेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है सॉल्व एनी 2 क्वेश्चंस। और इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, राइट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। एल्केन के रासायनिक गुण लिखिए। पहला गुण हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट है हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा एल्केन है CH4 + Cl2 कर देंगे तो ये बना लेगा CH3Cl। इसके कई सारे मेथड है, उसमें से पहला एक तो हम लोग देख लेते हैं, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन होमोलिटिक क्लीवेज से होता है और इसमें 2 चीज़ें HNU यानी कि रेडिएशन और जो है हीट में से कोई भी एक ऑप्शन दे देते हैं, जिसके थ्रू ये जो है कंप्लीट हो जाता है। इसमें एक इनिशिएटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें इनिशिएटर हम लोग जो है कोई भी पेरोक्साइड लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लेते हैं, कोई भी पेरोक्साइड ले लेंगे तो इनिशिएटर का काम करेगा, यानी कि अपक्रिया शुरू ये करेगा और इसके माध्यम से ये कंप्लीट होगा और इसमें हाइड्रोजन का जो है डेरिवेटिव बन जाएगा। हम लोग दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं, सेकेंड रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कंबस्शन में देखते हैं, यानी कि दहन में क्या होगा, CH4 ऑक्सीजन में दहन होगा तो क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा और 2H2O बना लेगा और हीट निकल जाएगी, इसमें हीट जो है निकलेगी और इस तरह से ये जलता है। और हम लोग करते हैं तीसरा, ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि CH4 ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कॉपर के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर और जो है हाई प्रेशर में रिएक्शन होगा तो ये बना लेगा CH3OH। लेकिन यही CH4 ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा मोनोब्लेडिनम ऑक्साइड M2O3 की प्रेजेंस में, तो ये CHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड बना लेता है। और इस तरह से और भी रिएक्शन जब भी होगा तो हमेशा ऑक्सीजन जुड़ता है ऑक्सीडेशन में, सीधी सी बात है, और सारे रिएक्शन भी होते हैं। अब हम लोग चौथा रिएक्शन देख लेते हैं। चौथा रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि इसको एरोमेटिकरण भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा कंपाउंड है और रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर देखेंगे क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O7 या वेनेडियम पेंटाक्साइड है ना, या मोनोब्लेडिनम ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा हाई प्रेशर पर, तो ये जो बना लेगा बेंजीन रिंग है ना। इस तरह से ये जो है रिएक्शन करते हैं। इसके बाद और भी हम लोग देखते हैं इसके रिएक्शंस होते हैं। अगला रिएक्शन देख लेते हैं, CH4 H2O से रिएक्शन करता है ये H2O, ये जो है CH4 + H2 निकिल के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो ये बना लेता है CO और H2O, CO और H2 है ना, ये भी बना लेता है। चलिए इसके 4-5 हम लोग ने रिएक्शन देख लिए और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है B, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव 69% कार्बन, organic compound have 69% carbon and 4.8% hydrogen and remain is oxygen. Calculate the amount of water. इसमें
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड आफ्टर कंबशन ऑफ 0.2 ग्राम ऑफ सच कंपाउंड। तो इसमें हम लोगों को जो है कंपाउंड को जो है कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, एक चैप्टर जो आपका टेक्निक्स है, टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला है, वही चैप्टर का ये जो है एक क्वेश्चन है। सिंपल सा है, देखिए इसमें दिया है, इसने खुद कुछ चीज़ें दिया है और इसका फार्मूला पहले देख लीजिए कि चूँकि हाइड्रोजन का दिया है और ऑक्सीजन का दिया है और उसमें कंपाउंड भी दे दिया कितना जलता है। यानी पहले हिंदी में देख लीजिए, एक कार्बनिक यौगिक में 69% कार्बन, 4.8% हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन है। इस यौगिक के 0.20 ग्राम के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड था जल की मात्रा की गणना कीजिए। तो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें दिया है 69% कार्बन। पहले देख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू हो जाएगा कंपाउंड फॉर्म्ड मल्टीप्लाई बाई 100 अपान जो है कंबशन कंपाउंड, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। और हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो चूँकि कार्बन है तो चूँकि कार्बन का कितना होता है 12 होता है और कंपाउंड जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसका एटॉमिक मास 14 होता है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। इस तरह से हम लोग इसका फार्मूला पा लेते हैं। अब रखते हैं जो गिवन दिया है, इसमें देखेंगे तो जो कार्बन का परसेंटेज दिया है 69%। कितना क्या हो गया, नम हो गया ये। सूख तो जाए। चलिए ये दिया 69% और कंपाउंड फॉर्म्ड, ये तो हमको जो है पता करना है। मल्टीप्लाई 12/44 अपान जो कंपाउंड हमको बन करके मिल रहा है, जिसका दहन करके मिल रहा है, तो ये जो है 0.2 दिया है। तो अगर हम कंपाउंड फॉर्म निकालेंगे तो क्या आ जाएगा इसका, यानी कि 69 मल्टीप्लाई 0.20 मल्टीप्लाई 44 अपान 100 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। अब देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इससे 0.1 काट दिया, इससे काट दिया 6 और इसको काट दिया 3 से, 2 जा आ जाएगा और इसको 3 1 जा नहीं 3 2 जा 3 3 जा, इससे इसको काट दिया 22, ये हो जाएगा। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो डेसिमल को 3 टाइम खिसका देगा 3 डिजिट तक, और इससे देखिए 23 मल्टीप्लाई 22 कितना आ जाएगा 6 4, फिर यहीं आ जाएगा 6 4 और देखिए 6 0 5, और कितने डिजिट पर, एक ये है 2 ये चला जाएगा 3 पर आ जाएगा डेसिमल। ये हमारा आ गया पहला आंसर। अब इसी तरह से परसेंटेज ऑफ H+
H हो जाएगा ए कंपाउंड फॉर्म्ड मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन कंपाउंड कंबशन। और चूँकि इसका होता है H2 यानी कि 2/, H2O बनेगा तो H2O का एटॉमिक मास 18, ये हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग लिखेंगे कंपाउंड फॉर्म्ड, तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, यानी कि ये कितना परसेंटेज है, 4.8% है। ये जो है कंपाउंड कंबशन कितना हुआ, 0.20, और ये चला जाएगा 18 ऊपर और नीचे आ जाएगा 2 × 100। देखिए हर जगह जो है यहाँ पर 100 था, ये 100 था, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ही होगा, तो यहाँ भी हम लोग 100 लगा लेंगे। तो अच्छा 100 इसमें कर नीचे चला गया। अब देखेंगे यहाँ पर तो फंक्शनल आइसोमरिज्म को देखिए, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनके जो है केमिकल फार्मूले सेम हो, क्यों, और जो है उसके क्रियात्मक समूह के जो है परिवर्तन से जो समयता आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रियात्मक समयता है, यानी फंक्शनल आइसोमरिज्म कहते हैं। देखेंगे यहाँ पर तो हम लोग CH3CO, CH3 का लिए कीटोन है, और यहीं हम लोग दूसरा कर सकते हैं CH3CH2CHO, है ना। इस तरह से देखा जाए तो क्या है, ये एल्डिहाइड हो जाएगा और ये कीटोन हो जाएगा, और इन दोनों के C कितने 3 और H कितने 6 और O, इस तरह से दोनों का फार्मूला सेम है, पर इसका जो है जो क्रियात्मक समूह है वो अलग अलग है, और इसलिए इसका जो आइसोमरिज्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमरिज्म हो जाएगा, यानी क्रियात्मक समयता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या की व्याख्या कीजिए। द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है, जो एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन करे क्वांटम नंबर, उसे हम लोग कहते हैं जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि कोड़ी संवेग, इसको कोड़ी संवेग हम लोग कहते हैं हिंदी में। जो इलेक्ट्रॉनों के कोड़ी संवेग को एक्सप्लेन करें उसे हम क्या कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। इसको हम लोग किससे, एल से दिखाते हैं। इसका वैल्यू जो है 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आती है, और इसको सब सेल भी कहते हैं हम लोग, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं SPDF, है ना, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसमें 10, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। आइए अब हम लोग देखते हैं राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक के तत्वों के गुण लिखिए। पी ब्लॉक को देखेंगे तो पूरे पीरियोडिक टेबल में, पहले पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे राइट में जो हमारा जो है ब्लॉक होता है उसे पी ब्लॉक कहते हैं। इसमें जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिट में इंटर करता है। इस तत्वों के लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिट में इंटर करते हैं, इसलिए पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट में 18, 17, 16 इस तरह से 13 तक बढ़ते हैं। 13 से 18 तक के जो है ग्रुप इसमें होते हैं। और इसमें जो है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों पाए जाते हैं। इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों तरह के एलिमेंट होते हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ होता है नोबल गैस भी पाई जाती है, जो कि किसी से रिएक्शन नहीं करती है। इसमें मेटलॉइड पाए जाते हैं, जो कि किसी और ब्लॉक में नहीं पाए जाते हैं। और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सिर्फ इसी ग्रुप में पाए जाते हैं, इसी ब्लॉक में पाए जाते हैं, किसी और में नहीं पाए जाते हैं।
बहुत सारे इसकी बहुत अलग अलग जो है स्पेसिफिसिटी है, और हमको सिर्फ 4-5 लिखने थे, इसमें बहुत सारे चीज़ें हो गई। और अगला क्वेश्चन है राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन रिंग पर हम लोग जो है Cl2 का रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये पहले ही बता चुके हैं, क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा प्लस HCl बन जाएगा। अगर बेंजीन रिंग पर हम लोग जो है HNO3 का रिएक्शन कराना चाहें तो साथ में हमको H2SO4 रखना पड़ेगा और रिएक्शन करके बनाएगा बेंजीन रिंग पर NO2 यानी कि नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। अगर हम जो है इसी पर बेंजीन पर कांक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा हमारा HSO3 बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसके बाद अगर हम देखते हैं ये रिएक्शन हम लोग कराते हैं सल्फोनेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कराते हैं क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, पहले बल्कि हाइड्रोजन से रिएक्शन करा लेते हैं PD के निकल कोबाल्ट पीरियड किसी के प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन ये बन जाएगा। लेकिन यही अगर हम बेंजीन पर Cl2 का रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 में के प्रेजेंस में तो यहाँ पर देखते हैं कि बन जाता है ये बेंजीन रिंग के चारों तरफ Cl जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो नहीं ये बीच में रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, बल्कि हेक्साक्लोरोबेंजीन बन जाएगा ये। और इसके बाद हम लोग देखते हैं यही रिएक्शन आगे चल कर के हम कराते हैं, इसी तरह से रिएक्शन होगा, बल्कि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाएगा, HNu के प्रेजेंस में करा देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये बेंजीन के बीच की रिंग टूट जाती है और चारों तरफ जो है Cl जुड़ जाता है, यहाँ भी Cl जुड़ जाता है, यहाँ भी Cl जुड़ जाता है, तो इसको BHC यही जो है हमारा गैमेक्सिन होता है। अब आगे चलते हैं। इसमें दिया है इंथैल्पी को डिफाइन करने के लिए पूछ रहा है, तो इंथैल्पी वास्तव में क्या होती है, इंथैल्पी किसी भी सिस्टम की कुल एनर्जी होती है, बल्कि इसको हीट एनर्जी भी हम लोग कहते हैं जनरली, हीट एनर्जी। अच्छा, इसमें कह रहा है फार्मूला भी बताइए, तो डेल्टा H हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और हम लोग जानते हैं PV इक्वल टू nRT, तो इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT, है ना, इसको इस तरह से फार्मूला में लिख सकते हैं। इसमें पूछा है यूज करने के लिए, तो यूज देखिए जब भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन में क्या होता है कि या तो एनर्जी कंज्यूम होती है या तो एनर्जी निकलती है, तो इस तरह से हम इसका स्टडी करते हैं। एनर्जी निकलती है तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और एनर्जी कंज्यूम होती है तो उसे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह से दोनों रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं एंथैल्पी के माध्यम से। तो इसका यूज है एंथैल्पी का, और एंथैल्पी बताती भी है कि कौन सा रिएक्शन होगा कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। अगर उसमें जिस तरह से हमारा रिएक्शन रहता है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, उसके लिए जो है हमारे डेल्टा H का वैल्यू माइनस है कि पॉजिटिव है, तो उस बेस पर हम लोग डिफाइन करते हैं कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसका यूज है। अब हमको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट द IPC नेम, तो कुछ कंपाउंड दे दिया, उसका IPC नेम पूछ रहा है। तो आइए IPC नेम देखते हैं।
लिखा है C2H 5OCH3। देखा जाए तो ये क्या हमारा चेन बन जाएगा, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। इसको मेथॉक्सी कहेंगे, तो लिखेंगे इसका नाम मेथॉक्सी इथेन, इसका एपिसी नेम मेथॉक्सी इथेन। अगला फार्मूला दिया है CH3 CHCl CHOH CH3। तो देखा जाए तो इस पर Cl जुड़ा है और इस पर OH जुड़ा है, और जबकि OH इसको सही से लिख लेते हैं CH3, यहाँ पर Cl कर लेते हैं और यहाँ पर OH कर लेते हैं और यहाँ पर Cl3 कर लेते हैं। नंबरिंग किधर से करेंगे, चूँकि पीरियोडिक टेबल के अनुसार नंबरिंग हम लोग इधर के तरफ से करेंगे, क्योंकि ये OH प्रायोरिटी में ऊपर है और Cl नीचे है। तो हम लोग 1 2 3 4 कर देंगे। तो नाम लिखेंगे इसका 3 क्लोरो, 4 के लिए ब्यूटेन, सिंगल बन है तो ब्यूटेन ई हटा देंगे और यहाँ पर लगाएंगे 2 ऑल, इसका सही नाम हो जाएगा। आप इसे से दोनों कंपाउंड के ये नाम हो जाएंगे। और हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है सॉल्व एनी 2, यानी कि ये 5 नंबर के क्वेश्चन है, किन्हीं दो को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन दिया है राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्केन। एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टी लिखने हैं, तो बहुत ही सिंपल है। एल्केन में पता है कि सिंगल बॉन्ड होता है, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा कौन सा रिएक्शन देता है, केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा कि देगा, नहीं, केवल जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो हम लोग देखेंगे पहला रिएक्शन विथ H2 कर लेते हैं, क्योंकि जो है ये बहुत अच्छा जो है रिएक्शन देता है कि नहीं देता है, बिल्कुल नहीं देता है, बल्कि यहाँ करेंगे Cl2 से रिएक्शन, CH4 + Cl2 ये रिएक्शन देता है। इससे क्यों देता है, क्योंकि जो देखेंगे ये जो है इससे बना देते हैं सही से Cl, और यहाँ पर CH3H कर लेते हैं इधर से, तो आराम से यहाँ दिखा सकते हैं कि ये CH3 और जो है Cl जुड़ जाएगा, ये Cl बना लेगा अलग से, ठीक है ना। ये क्लोरीनेशन हो जाएगा इसका, या हेलोजनेशन हो जाएगा। अगला जो है इसका रिएक्शन देखना चाहेंगे तो एल्केन के दूसरे रिएक्शन बहुत सारे हैं। सेकेंड रिएक्शन, देखिए क्वेश्चन में गिवन है लैम्डा = 580 नैनोमीटर, और इसको मीटर में लिखेंगे तो 580 × 10⁻⁹ लिख देंगे, और 580 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। और हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति = c/λ। c क्या है, प्रकाश का वेग है, वेलोसिटी है, जिसको लिख सकते हैं हम लोग 3 × 10⁸ अपान लैम्डा हमारा दिया है 580 × 10⁻⁹। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10⁸, इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग 0.58 × 10⁻⁶। इसको डिवाइड करिए आराम से, 3 दिया है और पॉइंट हटाएंगे तो 58 के आगे पॉइंट हटा दिए तो यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो लगभग 60 के आसपास है ये, तो उसी के हिसाब से ये कम से कम 6 5 जा 30, तो 5 जा लगभग चला जाएगा, 5 4 जा 5 8 जा 40 और 5 जा 25 और 4 कितना जाएगा 29, इस तरह से आ जाएगा ये 10। अब फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो एक डेसिमल लगा लेंगे तो 100 हो जाएगा, एक बार जाएगा 2 और क्या जाएगा 4, अब इस 7 बार जाएगा लगभग, ये आ गया हमारा आंसर 5.17। और इसके बाद हम लोग जानते हैं कि वेव नंबर यानी कि न्यू बार = 1/।
लैम्डा होता है, क्या लिखेंगे 1/580 मल्टीप्लाई, चूँकि सेंटीमीटर में हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो -7 कर लेंगे। अब इसको फिर से वहीं डिवाइड करना है, 1 को जैसे 3 को किया था इसे ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा। जैसे यहाँ आगे बढ़ रहा है वैसे यहाँ भी आगे बढ़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले तो ये 1 डेसिमल खिसकाएंगे तो ये हो जाएगा पूरा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 10⁻³ ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 4 बच जाएगा। और यहाँ आ जाएगा ये पूरा पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट खिसकाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा, 2 4 आ जाएगा, फिर 7 बच जाएगा। तो 7 बार जाने के लिए डेसिमल लगाना पड़ेगा क्योंकि ये आगे जा नहीं पाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 1.7, तो इसका भी आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पूरे को सॉल्व कर लिया। और इसके बाद भी किसी का कोई डाउट है या फिर कोई जो है आप लोग समझते हैं कि कहीं कोई चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो आप जो है उसको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आप कमेंट करिए और लाइक और शेयर करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव 69% कार्बन एंड 4.8% हाइड्रोजन एंड रिमेनिंग गैस इज ऑक्सीजन। Calculate the amount of the water and carbon dioxide produced after combustion of 0.20 ग्राम of such compound। हिंदी में एक कार्बनिक यौगिक में 69% कार्बन तथा 4.8% हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन है। इस यौगिक के 0.2 ग्राम के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की मात्रा की गणना कीजिए। तो अब इसको देखिए, इसमें दिया है परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू कंपाउंड फॉर्म्ड है। कंपाउंड फॉर्म पहले तो देख लेते हैं, कंपाउंड कंबशन मल्टीप्लाई, चूँकि कार्बन का होता है एटॉमिक मास 12 और इससे जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड उसका होता है एटॉमिक मास, उसका मॉलिक्यूलर मास 44। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला। चूँकि कंपाउंड फॉर्म पूछा गया है, ये हमें पता नहीं है, तो हम इसको इधर रखेंगे तो बाकी को ऊपर भेज देंगे। यानी कि कार्बन का परसेंटेज 69% मल्टीप्लाई कंपाउंड फॉर्म कितना बन रहा है 0.20 और ये चला जाएगा ऊपर 44 अपान नीचे आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 100। अब इस तरह से हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। अब देखेंगे ये जो है 2 1 जा 2 और ये आ जाएगा 6। अब 3 2 जा 3 2 जा 3 3 जा, अब ये 2 से ये कट जाएगा 22 आ जाएगा। यानी कि हम लोग करेंगे 23 मल्टीप्लाई 22 कितना आ जाएगा 6 4, इसका करेंगे तो 6 4 ये आ जाएगा 6 6 4 10 0 और 5 और ये देखिए 100 ये चल जाएगा ऊपर तो माइनस, मतलब डेसिमल 1 पॉइंट पे तो ये और जाएगा 3 पर, इसके लगाएंगे डेसिमल यहाँ 3 पर और ये 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा एक। तो दूसरा है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कंपाउंड फॉर्म्ड मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर चूँकि कार्बन हाइड्रोजन होगा तो 2 H2 होगा तो 2 हो जाएगा और बनाता है H2O तो यानी 18 हो जाएगा। और कंपाउंड कंबशन मल्टीप्लाई यहाँ 100 हो जाएगा। और कंपाउंड फॉर्म्ड की बात करेंगे तो लिखेंगे ये, बाकी इसका मल्टीप्लाई यानी H कितना है 4.8 दिया है परसेंटेज और कंपाउंड कितना बन रहा है 0.2 ग्राम के कंबशन से बन रहा है और ये चला जाएगा ऊपर 18 नीचे आएगा 2 मल्टीप्लाई 100, 2 से 2 कट गया 0.1। अब चूँकि यहाँ पर एक डेसिमल यहाँ है एक डेसिमल यहाँ है और 2 नीचे से चला जाएगा, कितना हो जाएगा
4 डेसिमल हो जाएगा, और 18 8 जा कितना आ जाएगा 144 होता है तो 4, और 18 4 जा 72, 72 प्लस 14 6 8 आ जाएगा। यानी कि हम लोग लिखेंगे इसका आंसर 6 8। चूँकि 4 पर डेसिमल पर लगाना है तो यहाँ पर गिन के ये लगा लेंगे, फिर यहाँ पर 0 लगा लेंगे। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। और ये जो है पहला था यहाँ पर, ये दूसरा आ गया। इस तरह से हमारा ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। सी में कह रहा है कि येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज़ वेवलेंथ 580 वेवलेंथ का जो है एक पीले रंग की जो है तरंगदैर्घ्य की रोशनी निकलती है सोडियम लैम्प से। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ द येलो लाइट। कह रहा है कि पीले रोशनी की आवृत्ति और तरंग संख्या की गणना कीजिए। चलिए बढ़िया। तो दिया है लैम्डा, क्या दिया है लैम्डा इक्वल टू दिया है 580 नैनोमीटर nm। तो इसको लिख सकते हैं 580 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मीटर में, और 580 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। चलिए, तो हमको पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति पूछ रहा है। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी न्यू, ये क्या हो जाता है सी बाई लैम्डा। सी क्या है लाइट की वेलोसिटी है, जो कि होती है कितना 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा दिया है मीटर में 580 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। तो देखा जाए तो पहले तो इससे इसको खिसकाते हैं 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8, सॉरी माइनस की जगह पर ये प्लस होगा अपान। अब देखा जाए तो ये क्या होगा कि खिसक जाएगा 0.58 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब देखा जाए तो इसको आराम से काटा जा सकता है, यानी कि 3 को हम लोग 0.58 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि हम लोग जो है 0 पॉइंट लगा लिया, तो कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, और ये लगभग 6 के बराबर है। तो हम लोग देखेंगे तो 6 5 30 होता है, तो 5, तो पहले तो डेसिमल नहीं लगेगा।